कल की डेट में साथियों मैंने आपको बताया था डीसी जनित से संबंधित क्वेश्चन जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर का पहला ही चैप्टर है। यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो आप यहां पर देख लीजिए आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का डीसी जनित चैप्टर से टॉप 20 क्वेश्चन। और कल की डेट में भी मैंने आपको 20 क्वेश्चन बताया था। यदि आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से है। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में फ्लक्स का उत्पादन कौन करता है, मतलब किसके माध्यम से फ्लक्स का उत्पादन होता है। तो ये साथियों होता है फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से। देखिए, फील्ड वाइंडिंग में जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और उसी चीज को यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डीसी जनित्र में फ्लक्स का उत्पादन कौन करता है। तो ये काम करता है फील्ड वाइंडिंग, जो कि ऑप्शन में आपको जो सही देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन सी देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग किस प्रकार की होती है, मतलब कि लैप वाइंडिंग होती है या वेव वाइंडिंग होती है। तो देखिए, यहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए श्रृंखला वाइंडिंग दिया गया, समांतर दिया गया और यहां पर लैप वाइंडिंग दिया गया है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा साथियों, श्रृंखला वाइंडिंग भी होती है और लैप वाइंडिंग भी होती है। और यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा लैप वाइंडिंग में हर कॉइल का जो अंत होता है वो अगले कॉइल की शुरुआत से जुड़ा होता है। और वो किस क्रम में जुड़ा होता है, तो सीरीज में जुड़ा होता है। तो ये चीज भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में किस घटक का कार्य धारा को एक दिशा में रखना होता है। देखिए, इसमें होता है डीसी जनित्र में एक होता है कम्यूटेटर, नाम आपने सुना होगा। कम्यूटेटर आर्मेचर से जो उत्पन्न होता है प्रत्यावर्ती धारा, उसमें क्या होता है, उसमें एक दिशा में वो परिवर्तित करता है। और ये किसका कार्य होता है, तो ये होता है कम्यूटेटर का, जो एक ही दिशा में यहाँ पे रखा जाता है। और ये होता है साथियों कम्यूटेटर का, जो कि ऑप्शन में आपको सी देख सॉरी बी ऑप्शन देखने को मिलता है कम्यूटेटर, जो कि यहाँ पर आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। बी ऑप्शन साथियों आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में बैक ईएमएफ किस पर निर्भर करता है। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान रखिएगा, बैक ईएमएफ की बात करें मतलब कि ईबी का यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो ईबी होता है वो किस पे निर्भर करता है। तो देखिए, एक सूत्र होता है साथियों, मैं आपको बता दूं इसका जो सूत्र होता है बैक ईएमएफ का, जो कि ईबी बराबर होता है पी फाई जेड एन अपान 60 ए होता है। ये सूत्र होता है इसका। तो ये जो निर्भर करता है इसी पे निर्भर करता है, मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स और जो रोटर की गति होती है उस पे निर्भर करता है। और जो सही ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन में साथियों डी ऑप्शन दिए गए, चुंबकीय फ्लक्स और रोटर की गति पर। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों। कोई भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और जानकारी आपको पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि एक डीसी जनित्र में ब्रश किससे बने होते हैं। देखिए, डीसी जनित्र के जो ब्रश होते हैं वो किस चीज के बनाए जाते हैं, या तो ग्रेफाइट होगा या तो कार्बन होगा। मतलब कि ग्रेफाइट का जो ब्रश होता है उसका उपयोग किया जाता है। और यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ग्रेफाइट का ही ब्रश क्यों यूज किया जाता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो होता है कम घर्षण का होता है और इसकी जो चालकता होती है वो हाई होती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन सी, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेफाइट लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी में, या यहाँ पे कार्बन भी दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए साथियों, अगले सवाल में पूछा जा रहा है संट वाइंडिंग में धारा का प्रवाह किस प्रकार होता है, मतलब कि लोड के समांतर में होता है या लोड के सनड़ी में होता है या आर्मेचर के समांतर में होता है, किस प्रकार होता है। तो संट वाइंडिंग में जो होता है आर्मेचर के समांतर में होता है। तो आर्मेचर के समांतर में जो ऑप्शन दिया गया है वो यहाँ पर आपको साथियों सी देखने को मिल रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में ध्रुव, जिसको पोल बोलते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं। अस्थाई चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या क्वाइल चुंबक या इनमें से कोई नहीं। देखिए,
इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। क्योंकि अधिकांश आपको जो देखने को मिलेगा डीसी जनरेटर में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं उसका ही उपयोग किया जाता है। और इसमें जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन में साथियों बी दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि हॉकिंग्स टेस्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये साथियों जो आपका क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट है। तो बैक टू बैक टेस्ट के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जिसको हम हॉफ किस्म बोलते हैं। ये टेस्ट जो होता है साथियों, जो डीसी मशीनें होती है, मान लीजिए दो डीसी मशीन है, तो दो डीसी मशीनों को एक दूसरे के साथ जोड़कर इसका जो होता है टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है ऑप्शन में, वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, बैक टू बैक टेस्ट। डी ऑप्शन आपका साथियों सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखिए। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए साथियों, फील्ड करंट बदलने से जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बदल जाता है, आप सभी को मालूम है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है? तो फील्ड करंट बदला जाता है। क्या किया जाता है साथियों? फील्ड करंट बदला जाता है। क्योंकि यदि आप फील्ड करंट बदलते हैं तो जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो बदल जाएगा, आप सभी को मालूम ही होगा। और यहाँ पर जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, फील्ड करंट बदलना। फील्ड करंट बदलना ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर का मुख्य कार्य क्या है? डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, बिल्कुल सिंपल है। और यहाँ पर आपका करेक्ट दिया गया ऑप्शन बी। सबसे यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन है साथियों डीसी जनरेटर के चैप्टर में, सबसे बेसिक क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी बेसिक जो होता है हार्ड हो जाता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है संट जनरेटर में यदि संट वाइंडिंग खुल जाए तो वोल्टेज क्या होगा? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, यदि यहाँ पे खुल जाता है, संट वाइंडिंग जो होती है ओपन हो जाती है, तो उस समय जो होती है वो क्या हो जाएगा, वोल्टेज का मान शून्य हो जाएगा। और यहाँ पर जो शून्य ऑप्शन में दिया गया है वो ऑप्शन में सी दिया गया है। तो सी साथियों हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर में कौन सी हानि सबसे अधिक होती है? तो ताम्र हानि। क्या होती है साथियों? ताम्र हानि, जो कि कल की डेट में जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैं आपको बताया था। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर का कौन सा भाग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये होता है साथियों आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रीजन क्या होता है? इसमें रोटेशन होता है। और रोटेशन के द्वारा क्या होता है, ईएमएफ जो होता है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, जिसको बोला जाता है ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये जो होता है उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होती है इसमें होती है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है आर्मेचर से। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों। आगे देखते हैं अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि डीसी जनरेटर के ब्रश ठीक से संपर्क में नहीं आए तो इसका क्या प्रभाव होगा? तो स्पार्किंग होगी, सिंपल सी बात है। देखिए, ब्रश का सही से कसना या ब्रश का सही तरीके से संपर्क ना होना, ये स्पार्किंग का सबसे बड़ा कारण बनता है। और इससे क्या होता है, इससे मशीन को भी काफी नुकसान पहुंचती है। फिलहाल यहाँ पे ये प्रैक्टिकली चीजें जब आप करके देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन जानकारी के लिए आप समझ लीजिए कि यदि ब्रश ठीक तरह से संपर्क में नहीं आ रहा है या सही तरीके से कसा हुआ नहीं है, तो मशीन को नुकसान ही करेगा स्पार्किंग के कारण। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, स्पार्किंग होगी। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है डीसी जनरेटर के कौन से भाग का कार्यधारा को आर्मेचर से ब्रश तक ले जाना है? ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, कम्यूटेटर जो होता है साथियों, जो कि इसमें आपका सही हो जाएगा, ब्रश से ब्रश तक ले जाने का काम कम्यूटेटर के द्वारा होता है। और कम्यूटेटर धारा को आर्मेचर से ब्रश तक पहुंचाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और जो होता है एसी जो होता है उसको क्या करता है, डीसी में बदलता भी है। और यहाँ पर जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र में रेजिस्टिव ड्रॉप किस कारण से होती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें कई यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि आर्मेचर वाइंडिंग में प्रतिरोध का भी कारण होता है, फील्ड वाइंडिंग में प्रतिरोध का भी कारण होता है, ब्रश प्रतिरोध भी होता है, मतलब कि प्रतिरोध का ही सबसे बड़ा इसका कारण होता है। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया सभी उपयुक्त सभी, ये आपका सही हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर, फील्ड वाइंडिंग और ब्रश में प्रतिरोध के कारण ही क्या होता है, रेजिस्टिव ड्रॉप होता है। और यहाँ पर आपका डी सही दिया गया है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि यदि डीसी जनित का आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए साथियों, आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है तो आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ने से आर्मेचर जो ड्रॉप होगा वो बढ़ जाता है। और यदि आर्मेचर ड्रॉप बढ़ जाता है तो इसमें क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज जो हो जाता है वो कम हो जाता है। और उसी चीज को यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें जो प्रतिरोध बढ़ जाता है तो वोल्टेज पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब कि घट जाएगा। और इसमें आपका ऑप्शन में कौन सा सही दिया गया है, तो ए ऑप्शन दिया गया, वोल्टेज घटेगा। ये साथियों आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का जनित्र स्वतः उत्तेजित अर्थात सेल्फ एक्साइटेड हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, सभी प्रकार के जो संट होते हैं और जो सीरीज होते हैं, जो श्रृंखला होता है और जो कंपाउंड होता है, सभी जनित्रों में क्या होता है, स्व उत्तेजन संभव होता है। मतलब कि चाहे आपका संट हो, श्रृंखला हो या कंपाउंड हो, इस सभी में होता है। और यहाँ पर सभी ऑप्शन कौन सा दिया गया, ऑप्शन डी दिया गया, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को। देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र का वोल्टेज आउटपुट संट जनित्र में क्या संट जनित्र में क्यों गिरता है, इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो इसके पीछे रीजन एक ही होता है, जो कि लोड। क्योंकि लोड करंट बढ़ाने पर ऐसा देखने को मिलता है। जब आप लोड करंट बढ़ाएंगे तो लोड करंट बढ़ाने से आर्मेचर में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है। और इससे क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज में कमी आती है, जो कि मैंने आपको पिछले भी क्वेश्चन में बताया था। और वही यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, लोड करंट बढ़ाने पर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी जनित्र के लिए फेम में या फेम के नियम का उपयोग क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फेम का मतलब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, फ्लोमिंग का नियम जो होता है साथियों, उसको यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। तो फ्लोमिंग का जो दाएं हाथ का नियम होता है, ये उपयोग किया जाता है, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा फ्लोमिंग के जो दाएं हाथ का नियम होता है उसका उपयोग जो किया जाता है, यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आर्मेचर में जो प्रेरित ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, उसकी दिशा क्या है, ये यहाँ पे जांचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका फ्लोमिंग का जो दाएं हाथ का नियम ऑप्शन में दिया गया है, वो कौन सा दिया गया है, तो सी ऑप्शन दिया गया है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस वीडियो में साथियों मैंने 20 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किया था। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो चैनल पे अपलोड है, वहां से आप देख सकते हैं।